सर्वे एंड बजट। अब जब बजट स्पीच पार्लियामेंट में दिया गया तो विद इन दी बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कुछ वोकैबुलरी यूज हुई, कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के नाम यूज हुए। एक तो हमने वो प्रीलिम्स के लिए तैयार करने, जैसे जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। दूसरा, जो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक वो डिस्कस करने, फिर डेफिनेटली डॉक्यूमेंट भी डिस्कस करना। So let's first start with the document that I provided you, which is sufficient for your prelims this year, as far as the economic survey and budget both are concerned. Okay. अब एक चैप्टर एक्सटर्नल सेक्टर का था जो हमने एज इट इज पढ़ा है, क्योंकि वो चाहिए होता है। उसमें से ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने देखा कि कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं जो स्टेडली इंक्रीज या डिक्रीज किए हैं, तो इकोनॉमी में वो बहुत जरूरी होते हैं पिकअप करने, नहीं तो अदरवाइज हम उन क्वेश्चंस को आमतौर पे या उन स्टेटमेंट्स को गलत मानते हैं, ठीक है। तो वो स्टेडली वाली स्टेटमेंट्स याद रखनी। सो स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट राइट अवे, लेट मी टेक यू टू द डॉक्यूमेंट। विजिबल? सो फर्स्ट ऑफ सम बेसिक्स अबाउट इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इन बेसिक्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में कैसे बनेगा, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ, economic survey of India is an annual document released by Ministry of Finance. Who releases economic survey? आमतौर पे ना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इज द वन हु इज इन न्यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। लेकिन रिलीज करने की इसको जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। इनफैक्ट अगर सीईए भी इसके ऊपर स्पीच दे रहा है या इसके ऊपर बात कर रहा है, क्योंकि कंपाइल वो करता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पे दे रहा है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन ध्यान रखना। It is usually presented to the parliament a day before union budget. आमतौर पे ऐसे ही है। It's prepared by the economic divisions of the Department of Economic Affairs under the guidance of Chief Economic Advisor. So it is not prepared by Chief Economic Advisor. दूसरी चीज ये ध्यान रखना। It is prepared by the Department of Economic Affairs under the guidance of Chief Economic Advisor. Prelims में आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन बना के, The economic survey is prepared by which of the following? तो उधर डालेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर कुछ और डालने की कोशिश करेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ। तो एग्जैक्ट आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नॉट दी सीए। ऑल्दो आप इकोनॉमिक सर्वे में हर जगह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पाएंगे, लेकिन प्रिपेयर एक्चुअल कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये दूसरा प्रीलिम्स का फैक्ट है। Then, करता क्या है ये, पिछले 12 महीने के अंदर जो हो गया इकोनॉमी के अंदर, जो अचीव कर पाए हम in terms of economic outlook, in terms of the current position of the economy, वो सब डिस्कस करता है। तो एक तरह से इकोनॉमी की रिवीजन करने के लिए, पूरे एक साल की करंट अफेयर देखने के लिए ये एक अच्छा सोर्स होता है। एंड इट ऑल्सो प्रेजेंट्स द करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंक्लूडिंग द जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड। तो ये भी अपने आप में प्रीलिम्स का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे? दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कब आया? 1950-51 में आया। ये भी इंपॉर्टेंट। अप टू 1964 इट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विद यूनियन बजट, सेम डे आता था। बजट भी आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ रहा है। देन फ्रॉम 1964 ऑनवर्ड्स इट हैज बीन डीलिंक्ड फ्रॉम द बजट। बीच में से इकोनॉमिक सर्वे के दो पार्ट्स कर दिए गए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 होता था। पार्ट 1 में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता था, आइडियोलॉजी होती थी, विजन होता था। पार्ट 2 में एग्जैक्ट डेटा था। फिर पीछे 2020 से इन्होंने दोबारा सब डॉक्यूमेंट कंबाइन कर दिए, अब एक ही डॉक्यूमेंट आता है। तो दैट आल्सो मेक सेंस, बिकॉज वो अनवेरी डेटा वाज गैदरिंग, तो उसको पढ़ने का कोई फायदा हो नहीं पा रहा था। अभी ठीक है, अभी इट इज एवरीथिंग इनटू वन। ओके, नाउ हाउ वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? फर्स्ट ऑफ, it is the second largest vaccination drive that India hosted, and that is 2 billion doses. The largest was in which country? Is it US or China? USA. Okay. Then improvement in financial health of public sector banks has enabled them to increase credit supply, leading to rapid credit growth of MSME sector. तो फाइनेंशियल हेल्थ बैंक्स की इंप्रूव कैसे हुई है? एक तो बैंक्स के लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई गारंटीज क्रिएट की। जो 20 लाख करोड़ रुपीस का फिस्कल स्टिमुलस आया था, उसके अंदर बैंक गारंटीज, बैंक लोन, बैंक क्रेडिट, ये सबसे ज्यादा फोकस एरिया गवर्नमेंट का रहा अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान।
उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया. Current challenges. So Indian economy still faces persistent challenges, including depreciating rupee, possibility of further US Fed interest rate hikes. तो इसके जो pros and cons हैं वो हमने already देख ली. The current account deficit may also continue to widen as global commodity prices remain elevated. Already हमारा जो current account deficit है वो एक uncomfortable position पे है. Further इसमें trouble आएगा तो ये हमारी foreign exchange के लिए एक इशू है. ये हमने एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर ये दोनों चीजें डिटेल में पढ़ ली जो लास्ट लेक्चर हमने किया था. Then 2023-24 what is expected? So economic growth, the biggest engine remains private consumption and capital formation. So these two are the major things. Capital formation मतलब investment. तो ये दो सबसे बड़े इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए. इसमें से प्राइवेट कंजम्पशन का जो रिक्वायरमेंट है वो 55% के आसपास है और इन्वेस्टमेंट की जो पार्टिसिपेशन है 20 से 30% के बीच में रहती है, अपार्ट फ्रॉम वेरियस अदर फैक्टर्स. तो ये सबसे ज्यादा डिटरमिन करते हैं एक तरह से हमारी ग्रोथ को. ये एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में अलग से बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ even during pandemic, even during world recession, even during difficult economic situations? That is private consumption. और इसका एक सिंपल सा कारण है, we are the largest population. इसका कारण ये नहीं है कि हमारे लोग बहुत अमीर हैं या उनके पास पैसे सफिशिएंट है. नो नो नो, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ओके इन द वर्ल्ड. अब तो हमारे पास वो किताब आ गया ना, तो ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है फिल्म्स में. Global growth is projected to decline in 2023, but India's growth is expected to be swift in financial year 2024 with vigorous credit disbursal and capital investment cycle. तो हमारी ग्रोथ के लिए अभी prospect अच्छे हैं. The expansion of public digital platforms and measures such as Prime Minister Gati Shakti, National Logistics Policy, and Production Linked Incentive Scheme will support economic growth and boost manufacturing output. So that's basic. बस अब इसमें जो 3 स्कीम्स का नाम आया है इनके ऊपर ध्यान देना है. इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अंदर जो जो स्कीम्स की बात की जाए वो आपके लिए प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब as far as fiscal deficit is concerned, so as a percentage of GDP, the fiscal deficit remains somewhere near 6.4% of GDP in the previous year. In the upcoming year, it is projected that अब जैसे बजट स्पीच के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, it will be 5.9% for 2023-24. Previous it was 6.4%. So that is a good thing. It's called fiscal responsibility. Then, as far as inflation is concerned, so we were having certain troubles with inflation right now. It has been in the higher range. हमारी जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो 4% प्लस माइनस 2% है, लेकिन उससे बाहर ही रहा ज्यादातर. ठीक है. देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सो देयर इज अ कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. दिस इज गुड फॉर 8 months ऑफ इंपोर्ट कवर. 3 months इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक मिनिमम एडिक्वेसी. तो उससे 5 महीने ज्यादा ही है, तो अभी के लिए ठीक है. देन एज फार एज जीडीपी ग्रोथ रेट्स आर कंसर्न, so in 2020-21 we had a minus 6.6%. As compared to this minus 6.6%, we were up 8.7%. So this basically means actual growth is 2%. यहाँ पे जो बेस इफेक्ट है ना, क्योंकि ईयर ऑन ईयर है कंपैरिजन, 2.1% ही ग्रोथ हुई. सोच के देखो पॉजिटिव में तो. ठीक है. तो अगर यहाँ 3.7 थी तो यहाँ 2.1 है अगर ध्यान से देखा जाए तो. अब इस 2.1 के कंपैरिजन में ये 7%, तो एक्चुअल ग्रोथ कितनी है? करीब करीब 5%. इस 5% के कंपैरिजन में अब ये 6.8% के आसपास हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, 7% की प्रोजेक्शन कर रहे हैं. तो इट्स लाइक दिस. ऑन ईयर बेसिस यू शुड लुक एट इट, नॉट सिंपली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि ग्रोथ है कितनी. ठीक है. तो अब हमारी ग्रोथ जो आगे भी चल रही है ना वो यही 5-7% है. एवरेज जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है फॉर द लॉन्ग टर्म एवरेज, यूपीएससी में हमेशा कंसिडरेशन वो होती है विच इज 7%. ये हमारी डेकेडल लेवल पे
2010 से लेके 20 तक की अगर ग्रोथ देखा जाए तो दैट इज 7%। अगर इससे पहले का डेकेड देखेंगे 2000 से लेके 2010 तक का, तो वो था करीब करीब 8%। तो डेकेडल लेवल पे हमारी ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम हुई है इकोनॉमी की। ये चीज एक्सटर्नल सेक्टर के चैप्टर में भी आपने पढ़ी थी। ओके, इसका कारण क्या है? हमने पढ़ा था कि हमारी नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी के अंदर डाउनवर्ड प्रेशर रहता है करेंसी के ऊपर, और डाउनवर्ड प्रेशर होने की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमेशा एक चैलेंज बना रहता है, दैट इज इन्फ्लेशन। So despite growth, there is some inflation which basically cuts under the growth. Okay. Suppose कीजिए ना, अब प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि 6.8% इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। 6.8% ही अगर इन्फ्लेशन हो तो एक्चुअल ग्रोथ क्या है? 0। मैंने एक साल में मेरी तनख्वाह 100 रुपए से बढ़ के 106 रुपए 8 पैसे हुई, लेकिन महंगाई भी, जो चीज पहले 100 रुपए की मिलती थी अब वो 106 रुपए 8 पैसे की मिलने लग गई, तो मेरी एक्चुअल में ग्रोथ क्या है? निल। इस वजह से इन्फ्लेशन जो है दैट अंडरकट्स द ग्रोथ, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ओके, नाउ as far as the agriculture and allied activities are concerned, so here there has been a consistent growth rate of about 3 to 3.5%. There was one exceptional growth year in 2019-20. Thereafter this is the regular trend. एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म एवरेज हमारी 3 से 4% के बीच में रहती है। हमने 11th 5 year प्लान के अंदर देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। Under that, our target was 4% agriculture growth, which we achieved once in 2017, and thereafter 4% plus 2019-20 में आया। इसके अलावा आमतौर पे यही एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहता है। ओके, देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। So here, this is the COVID time contraction, and then there is a boom in the business cycle. Last year again, however, it contracted a little bit because of supply chain constraints. तो एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री में जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सप्लाई चेन के हैं। क्यों? कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम चाइना, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना। अब चाइना में बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी there was some troubles, there were extended lockdowns which have opened this year. Because of that, now we are trying to create an independent global supply chain or China independent global supply chain. So that is the concern that we are working towards. Okay. Medium term outlook देखते हैं. So the current decade is similar to 1998-2002, where transformative reforms had delayed growth returns due to temporary shocks, but structural reforms later paid the growth dividends. थोड़े इश्यूज रहे, जैसे कि हमारे जो 1991 में लिबरलाइजेशन शुरू किया गया था, तो उसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था 1998 से 2002। उसके रिटर्न्स मिलने शुरू हुए समवेयर इन द लाइन ऑफ 2010, तब हमें बहुत अच्छे इसके रिटर्न्स मिले। सेम काइंड ऑफ expectations are now also. So from 2014 to 22, so this was also a period of a lot of reforms. If you remember, demonetization, introduction of GST, and other things. So here, they are now aimed at ease of living and doing business. These reforms were based on creating public goods, trust-based governance. ये ना आप एथिक्स के लिए जरूर याद रखना, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या होता है। इस साल के मेंस के पेपर के अंदर ये एक अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर बार बार बात करती है, ठीक है। देन co-partnering with the private sector and increasing agricultural productivity. So these were the 4 basic aims of reforms. ये मेंस के लिए याद रखना है ज्यादा, प्रीलिम्स में इसका उतना रेलेवेंस नहीं है। However, due to balance sheet stress and global shocks, key macroeconomic variables were negative or negatively impacted during this period. What is this balance sheet stress? Balance sheet में हमारा ना एक पुराना 2007-8 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब बोलते थे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में 2 अलग अलग एंटिटीज की बैलेंस शीट का कंसर्न होता था। बैलेंस शीट इज लाइक प्रॉफिट लॉस, किसी बिजनेस को कैसा चल रहा है,
एक तो बैंक्स की बैलेंस शीट और दूसरा हमारे प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज की बैलेंस शीट। किसी भी क्राइसिस फेज में प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटी के जो प्रॉफिट्स हैं वो श्रिंक करते हैं, लॉसेस बढ़ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज ऑफ दैट दे आर अनेबल टू पे देयर ईएमआईज ऑन देयर लोन्स एट अ प्रॉपर टाइम। तो उनका जो क्रेडिट सर्विस करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से बैंक्स की बैलेंस शीट पे भी स्ट्रेस पड़ता है। उधर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने शुरू हो जाएंगे अगर ये ईएमआई ठीक से पे नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो दिस इज अ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत बार इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं हो पाती। सो इन्वेस्टमेंट सफर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लोन देना और फिर ये प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा, वन ऑफ द टू एंटिटीज। अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट रुक जाती है तो इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स अ रिसेशन, टेक्निकल काइंड ऑफ अ रिसेशन। ठीक है, ओके। नाउ 2023 से लेके 30 तक का आउटलुक है कैसा? लेट्स, so here the growth outlook is better than pre-pandemic years and Indian economy is prepared to grow at its potential in the medium term. Let's see. So here are the shocks of the economy which are compared. This is from the box in the economic survey. So 1998 से 2002 के बीच में क्या रिफॉर्म्स आए थे? एक तरह से वाजपेयी गवर्नमेंट के साथ मोदी गवर्नमेंट का कंपैरिजन भी है। So nuclear device testing and sanctioning by various international organizations or countries against India. Banking and corporate sector deleveraging and repairing the balance sheet. Two successive droughts. Technology bust and US recession and 9/11. ये अलग अलग मेजर शॉक्स थे जो 1998 से 2002 के बीच में। इन सब के चलते क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए इकोनॉमी के अंदर? इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन। जो सेविंग अकाउंट्स थे उसमें पहले इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता था कितना देना चाहिए अलग अलग सेविंग स्कीम्स के तहत या अकाउंट्स के तहत। डीरेगुलेट करने से हर बैंक ने कॉम्पिटिटिव लेवल पे इनको सेट करना शुरू किया। अभी आजकल तो बहुत कम सेविंग इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं और इसके पीछे बैंक्स की कार्टलाइजेशन भी सोच सकते हैं हम क्योंकि गवर्नमेंट ने खुली छुट्टी दे दी कि अपने हिसाब से कर लो, तो सबने मिलजुल के कम करके। तो एसबीआई तो आजकल 2.5-3% ऑफर कर रहा है सर। ठीक है, then came privatization. This was basically the public sector enterprises, their shares being sold by the government. Then asset recovery for the bank. Asset means the loans that were dispersing, and for this came the Sarfazi Act, if you remember. Then infrastructure. So we started big infrastructure projects, basically a kind of fiscal stimulus by the government. Golden quadrilateral. आज वो भारतमाला की तरफ चल पड़ा। Of course, FRBM Act 2003, तो जिसके अंदर ये देखा गया कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी रेशियो, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब कंट्रोल में रखे, कम करें। So these were the things that we did previously. Now, as far as the present midterm period is concerned, so here there was a period of banking, non-banking and non-financial sector balance sheet stress. तो यहाँ पे भी बैंकिंग एरिया में स्ट्रेस रहा। आमतौर पे जो इस पूरे टाइम के अंदर प्रॉब्लम देखी गई दैट वाज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक के बहुत हाई रहे। उसके चलते आरबीआई ने रिकैपिटलाइजेशन की भी कोशिश की, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश किया। देन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर अलग अलग बैंक्स को रखा गया। देन दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट बेसल 2 नॉर्म्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, and we also are now categorically trying to introduce Basel 3 also, but there is a trouble with respect to the capital adequacy ratios को ठीक किया गया बैंक्स की। तो ये सब काम चलता रहा पिछले 8 साल के अंदर। अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक शॉक followed by inflation of global commodity price shock followed by tightening of financial conditions। ये कैसे हुआ? ये सेंट्रल बैंक्स जैसे यूएस सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व ने कर दिया, ये उनकी वजह से। ठीक है, तो इन शॉक्स के चलते अभी क्या चल रहा है? फर्स्ट हमने क्या क्या रिफॉर्म्स किए? फर्स्ट इज यूनिक आइडेंटिटी, आधार, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार और मोबाइल, इन तीनों को मिला के जो जैम ट्रिनिटी बनता है उसके बेसिस पे। देन जीएसटी लीडिंग टू फॉर्मलाइजेशन,
एसेंशियली 2017 में जो जीएसटी का रिफॉर्म है ना, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया की अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी लेके जाता है, उसको एक फॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट बनाता है। ठीक है, क्योंकि छोटे से छोटा दुकानदार भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर कर सकता है और एक फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनेगा। इससे पहले जो भी चल रहा है उसकी दुकान पे नोबडी नोस। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, so this came out in 2016. दिस इज टू इंश्योर कि अगर सपोज आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो एक एग्जिट रूट भी आपके पास होना चाहिए इन केस आपकी इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं जा रही तो यू आर डिफॉल्टिंग। देन प्राइवेटाइजेशन, so this is again selling of shares by the government which continues the same। 51% से ज्यादा जब गवर्नमेंट सेल करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के शेयर तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। देन टैक्स रेट रैशनलाइजेशन एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। टैक्स रेट रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किस चीज पे कुछ ज्यादा ही टैक्सेस लगा रखे हैं तो कम करेंगे। इंडिया में रैशनलाइजेशन का एसेंशियल मतलब ये है, क्योंकि हमने टैक्स ज्यादा कर, कहीं बढ़ाए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ाए नहीं जा सकते, सपोज कहीं कम है तो उसको बढ़ा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना किस पे कितना टैक्स आएगा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कलेक्शन के लेवल पे रिफॉर्म करना। फर्ज कीजिए पहले जो फेसलेस टैक्स अपील्स नहीं होती थी, अब उनको फेसलेस बनाया गया। आप डायरेक्टली जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात नहीं करोगे, इस वजह से करप्शन कम होती है, ब्राइबरी कम होता है, गुड गवर्नेंस आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, लाइक दिस। क्या डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, टैक्स रिलेटेड ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। बेसिकली उसमें फी फाइन पेनाल्टी लेके आपका काम खत्म हो जाता है, जेल जाने की कोई जरूरत नहीं। वैक्सीन रोल आउट, सो कोविड-19 पैंडेमिक के लिए ये बहुत जरूरी था। देन हालांकि गवर्नमेंट आज ये कह रही है कि अगर सपोज आपको उस वैक्सीन की वजह से कोई ट्रबल होता है तो आप अपनी सेहत के खुद जिम्मेदार हैं, हमारी गारंटी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, so the way the government was doing expenditure in let's say 2018 2019, उसमें दो चीजें होती थी। एक तो होता था ऑफ बजट एक्सपेंडिचर और एक होता था विद इन द बजट, जो कुछ लिखा गया। विद इन बजट तो पार्लियामेंट में पेश हो रही हैं चीजें, तो आप उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट ये सारी चीजें बता रहे हो, ठीक बात है, तो वो ठीक है अपने आप में, दैट इज समथिंग विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली गिवन। ऑफ बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जैसे 2018-19 में मुझे याद है कि फाइनेंस एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बोला गया कि तुम्हें जो फूड सब्सिडी प्रोवाइड करनी है उसके लिए तुम लोन ले लो, और वो लोन देके तुम फूड सब्सिडी के लिए अपना बिल निकालो, अगले साल हम तुम्हारे लिए इसका कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज ये सब्सिडी को शो किया जाए तो ये फिस्कल डेफिसिट में ज्यादा डेंट लेके जाती, फिस्कल डेफिसिट को बड़ा करती। फिस्कल डेफिसिट को छोटा दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने ऑफ बजट एक्सपेंडिचर किए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने इंस्टीट्यूशंस को बोला कि तुम लोन लेके खर्च कर लो, बजाय इसके कि उनको पैसा दिया जाए डायरेक्टली। These kind of expenditures are called off budget expenditure, सिंपली सेइंग कि जिसकी बजट के अंदर कोई डिस्कशन नहीं है, जिसके बारे में बजट में जानकारी नहीं दी गई, लेकिन एक्सपेंडिचर कर दिया गया। ठीक है, तो अब लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2020 से जो बजट आ रहा है दैट इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट, वट एवर इज बीइंग सेड इज बीइंग डन। इवन पहले क्या होता था कि बजट के ना टारगेट्स ऑफ शूट करते थे, अगर तो एक्सपेंडिचर का टारगेट है तो वो ऑफ शूट कर रहा है, रेवेन्यू का टारगेट अंडर है, मतलब पैसा गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू उतना इकट्ठा नहीं कर पा रही, खर्च ज्यादा कर रही है, तो मतलब बोरोइंग भी बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट भी ऑफ शूट कर रहा है। अब लेकिन जितना कहा जाता है उसके अंदर मेंटेन कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से तो ये देखने को डेफिनेटली मिल रहा है। अगर वो बोलेंगे 5.9 तो वो 5.9 के अंदर ही कंट्रोल करेंगे अपने आप इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। आत्मनिर्भर भारत अभियान, so this is to boost the manufacturing sector, make sure that we are not too dependent upon the imports and public digital infrastructure। ये वाली लाइन पढ़ते पढ़ते चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कंप्यूटर बंद हो गया बेचारे का, तो वो बेचारा एक तरफ तो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, साथ ही साथ ये भी पता चल रहा था कि ये नहीं चल रहा। तो इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अर्बन एरियाज में टू एन एक्सटेंट फिर भी ठीक है, लेकिन वहां पे भी ट्रबल क्रिएट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि ट्रबल फ्री डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेट ब्लैकआउट्स नहीं होते या इश्यूज नहीं आते,
या अमेरिका में नहीं आता, सब जगह आता है. So we are trying to create it. It is just that the number of consumers have increased in terms of public digital infrastructure. That in itself is a big burden. It creates a lot of trouble. Okay. And what were the major fiscal developments related to revenue? Revenue means the incoming money. So context is, during the fiscal year 2023, union government finances showed a resilience, which was the result of various factors like increase in direct taxes and the GST revenues. So दोनों तरह की revenues हमारी बढ़ी हैं. ये prelims के लिए याद रखना. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, आपको एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बेसिक लॉजिक याद रखना प्रीलिम्स के लिए. फ्रॉम अप्रैल to November 2022, the gross tax revenue experienced a year-on-year growth rate of 15.5%, which was primarily driven the strong growth of both direct taxes and the GST. So, revenue बढ़ा simply. GST has established itself as a vital source of revenue for center and state governments with a year-on-year growth of 24.8%. Over the years, the center's capital expenditure has steadily, abhi ye prelims ke liye required. Center's capital expenditure has steadily increased from 1.7% of GDP to 2.5% of GDP in financial year 2022. अब ये 10 साल का पीरियड लिया गया है. ठीक है, तो ओवर द लास्ट 10 years, ओवर द डेकेड, ऐसी स्टेटमेंट आपको प्रीलिम्स में डालेंगे तो उसमें सीधा ये वाली स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी ये वर्ड्स यूज होते हैं. ठीक है, तो ओवर द लास्ट 10 years, सेंट्रल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज स्टेडली इंक्रीज्ड. it has increased steadily, ऐसा कुछ स्टेटमेंट डालेंगे विदाउट द फिगर्स बीइंग देयर. ठीक है, स्टेट सिविल सर्विसेज में ये फिगर्स भी आ सकते हैं, 2.5% ऑफ जीडीपी या व्हाटएवर. To prioritize spending on capital expenditure, the center incentivized the state government through interest-free loans and increased the borrowing limits. तो आमतौर पे state governments को ये दिया गया interest-free loans. Then the increased capex or capital expenditure, particularly in the infrastructure-intensive sectors such as roads, highways, railways, and so on, has a substantial positive effect on the medium-term growth. जैसे हम बैंकिंग के अंदर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ते हैं, बैंकिंग में हमारे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, इट्स 1:5.5. इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आता है. इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं इंडिया के अंदर, अब क्योंकि उसमें फर्दर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेबिलिटी है, तो इट इज समवेयर नियर 1:3 to 3.5. तो अगर गवर्नमेंट 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालती है तो इकोनॉमी में उसका इंपैक्ट 3 से 3.5 गुना ज्यादा आता है. बैंकिंग सेक्टर में ये रिजर्व्स के बेसिस पे है, तो जो SLR CRR छोड़ के आगे आगे पैसा बैंक्स फॉरवर्ड लेंडिंग में डाल सकते हैं. ऑन दोज बेसिस इट इज मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ 5.5%. एक ये भी प्रीलिम्स के लिए याद रखना. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वाज हाइलाइटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट स्पीच आल्सो. क्योंकि हमारा इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ का है, उस वजह से. टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेट टू जीडीपी रेशियो. नाउ द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी फॉर फोकसिंग ऑन capex led growth or capital expenditure led growth will keep growth interest rate differential positive, resulting in a sustainable debt to GDP ratio in the medium run. तो प्रीलिम्स में आपको वो पूछेंगे कि भाई सस्टेनेबल डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है. ठीक है, इट बेसिकली मींस ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव रहेगा. अगर 8% ग्रोथ रेट है और बैंकिंग सेक्टर में आपको 7% में लेंडिंग रेट पे कोई लोन मिल रहा है, तो 1% का पॉजिटिव गैप आपको मिल रहा है. दैट्स समथिंग ऑफ द कंसर्न टू यू. Why? Because this is basically the benefit that you are outrightly looking at. कि मेरे को आज मार्केट में पैसा मिल रहा है 7%, 8% के हिसाब से, लेकिन मेरी इकोनॉमी की ग्रोथ है 9%, 10%. तो मुझे एक पॉजिटिव डिफरेंशियल मिलता है. इस पॉजिटिव डिफरेंशियल के बेसिस पे मैं इन्वेस्ट ज्यादा कर पाता हूँ. क्या ये क्लियर हुआ? ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, व्हाट इज इट?
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कंसर्न सिर्फ इतना सही है कि आपको क्या वो ग्रोथ रेट ज्यादा है इंटरेस्ट रेट से या लेंडिंग रेट से, इसके ऊपर फोकस करना। अब गवर्नमेंट के इसमें जो ओवरऑल, इवन गवर्नमेंट अगर लोन लेती है और इस तरह से इन्वेस्ट करती है, तो वो भी इसी कंटेक्स्ट में आता है। आमतौर पे बहुत सारी ओईसीडी कंट्रीज में फाइनेंशियल क्राइसिस का ये बड़ा एक कारण है कि वहां पे जब लोग लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं तो लोन का लेंडिंग रेट ज्यादा होता है और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कंपैरेटिव टू दैट लेंडिंग रेट कम हो जाता है, उतना नहीं हो पाता। ओके, हेलो हेलो, इज इट क्लियर? इससे ये भी पता चलता है कि डेट सस्टेनेबल है या नहीं। सपोजिंग मेरी इकॉनमी या मेरी कंपनी कहीं से लोन उठाए एट 10%, अब 10% पे लोन उठाया लेकिन मेरी जो ग्रोथ है वो 15-20% के आसपास है। इससे क्या होगा कि मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो इतने रेट पे जरूर हैं कि मैं अपना इंटरेस्ट आराम से पे कर सकता हूँ, अपनी ईएमआई आराम से पे कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बारे में लिखिए, लॉन्ग रन डेट सस्टेनेबिलिटी, long run debt sustainability is the difference between the interest paid, is the difference between the interest paid on government debt, on government debt and the economy's nominal growth rate, and the economy's nominal growth rate। एक लाइन और लिखनी है, when the cost of raising debt is lower than the GDP growth rate, when the cost of raising debt is lower than the GDP growth rate, comma, public debt comes with a lower fiscal cost, public debt comes with a lower fiscal cost, cost कम पड़ रही, सस्ता मिल रहा है। In such a situation, in such a situation, the debt to GDP ratio of the economy declines, debt to GDP ratio of the economy declines। तो सिचुएशन ऐसी है, आपकी गवर्नमेंट को जो अगर कर्ज या आम जनता को किसी की भी तरह का जो कर्ज मिल रहा है, अगर वो सस्ता हो, ग्रोथ रेट ज्यादा हो, तो वो बेनिफिट में रहेगी। अब आगे आइए, तो ये प्रीलिम्स में इसका ध्यान रखना। डेट टू जीडीपी रेशियो वैसे भी इनका फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी पूछ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन। नाउ व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आरबीआई की। सो आरबीआई स्टार्टेड इट्स मॉनेटरी टाइटनिंग साइकिल in April 2022, and since then they have raised the repo rate by 225 basis points. This has led to decrease in surplus liquidity and improved the balance sheet of financial institutions. ये वाली स्टेटमेंट्स यूपीएससी की फेवरेट स्टेटमेंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, कि अगर सपोज आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो लिक्विडिटी का क्या होगा, कम होगी या ज्यादा। ठीक है, ओके। Now they have said it will improve the balance sheets of financial institutions. They have not said that it will improve the lending by financial institutions. Be very clear. Making it easier for them to lend money. बैलेंस शीट इंप्रूव होने से क्या होता है? बैलेंस शीट इंप्रूव होने से ये है कि आपको लेंडिंग इजी हो जाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? Why would improvement in balance sheet of financial institutions make it easier for them to lend money? ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं अगर लॉजिकली देखा जाए तो। जब भी सरप्लस लिक्विडिटी कम की जा रही है तो बैंक्स के लिए लेंडिंग डिफिकल्ट होनी चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा लॉजिक यही है, प्रीलिम्स में भी आपने यही लगाना। यहाँ पे बैलेंस शीट वाली चीज को उस टाइम पे इग्नोर करना है। अभी ये क्यों ऐसा बोल रहा है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट का कंसर्न यहाँ पे है कि बैंक्स प्रॉफिटेबल है फिलहाल,
they are well funded right now. They don't need extra surplus liquidity to lend further. यहाँ पे कंसर्न इतना सही है, ठीक है. Rule is very simple. If by any case money supply goes down, it is in crunch, then bank's lending rate goes up. The bank's lending capacity goes down. There is a very simple law of demand which talks about it. और मनी सप्लाई डाउन होने के कारण क्या है? Either the bank's repo rate goes up, any kind of rates going up, or the bank ratios going up, like SLR or CRR is going up. इनमें से कुछ भी ऊपर होगा तो मनी सप्लाई नीचे. And this is called what? Dear money policy or monetary tightening or hawkish stance of RBI. हमने nomenclature पढ़ा हुआ है, ठीक है. अब देखिए, it is expected that the growth in credit offtake will continue and be sustainable by an increase in private capital expenditure, which will start a virtuous cycle of investment. See, as it is, चाहे lending rate बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी economy is promising. हमारा जो differential है वो positive है, interest और growth का. इस वजह से we are in a comfortable position. Moreover, अब बहुत सारी चीजें जैसे 5G स्पेक्ट्रम है या कोल ब्लॉक एलोकेशन है, इन सब चीजों के चलते कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट सब होना है. प्राइवेट सेक्टर आज एक बहुत बड़ी कैश पाइल के ऊपर बैठा हुआ, उन्होंने स्पेंड करना अभी सीमित नहीं समझा. इनफैक्ट एयरटेल, रिलायंस, जियो एक्सेट्रा दे हैव सेव्ड मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू बी एबल टू स्पेंड फॉर द 5G infrastructure. That is something that is going to happen now in 2023. Similar is the case with many other sectors. Okay, that is something that was noted in the previous economic survey. Now, performance and growth. So, gross non-performing assets in the financial sector ratio of scheduled commercial banks has dropped to the 7-year low of 5%. The capital to risk-weighted asset ratio has remained healthy at 16%. अब RBI के prudential norms के accordingly NPAs जो हैं वो हमेशा कम रहने चाहिए. किससे कम रहने चाहिए? 8% से कम रहने चाहिए. और कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो जो है दैट शुड ऑलवेज बी मोर देन 9%. तो हम अब अगर इस हिसाब से देखें तो दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ. देन इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 recovery rate through insolvency and bankruptcy code channel was the highest compared to other channels, which shows a positive trend for the scheduled commercial banks. Recovery rate बढ़ा है इसके थ्रू, वो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है उसको ठीक तरह से रेजोल्यूशन में ला पा रहे हैं. ओके, पहले ये लटकते रहते थे केसेस, अब ये टाइम बाउंड कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन है, इस वजह से चल जाता. हाउ प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन वर रेगुलेटेड. So as far as the monetary aspect, inflation is concerned, 2022 India experienced 3 phases of consumer price inflation. During the first phase, that is January to April, it peaked at 7.2% due to the Russia-Ukraine war, crop shortages caused by heat waves in some parts of the country. UPSC इस तरह से क्वेश्चन पूछता है that inflation has remained high in the previous year due to which of the following reasons. वहां पे ये reasons आपको चाहिए. Russia-Ukraine war, crop shortage due to heat wave. Okay. Then, however, prompt actions by the RBI helped bring inflation under control, and it declined to 5.7% by December. Bottlenecks. Bottleneck inflation अपने आप में किसको बोलते हैं? पहले तो ये समझो. अब bottleneck का पर्पस क्या होता है? To regulate the supply. Yes or no? So back in जो भी बॉटल में है उसके कंटेंट्स को ये रेगुलेट करता है कि धीरे धीरे बाहर निकलेंगे. कभी भी सप्लाई चेन के लेवल पे इशू हो या सप्लाई साइड इश्यूज हो और कंस्ट्रेंट्स हो, किसी भी तरह के चैलेंजेस हो, तब हम बोलते हैं इट इज अ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन एंड इट इज सिमिलरली कॉल्ड एज बॉटलनेक इन्फ्लेशन. ऐसा बोलते हैं ना, प्राइसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई. तो कभी भी सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं. दैट इज ऑल्सो अ बॉटलनेक इन्फ्लेशन. ठीक है. The gap between wholesale price index and the consumer price index remained wide.
with core inflation still showing resistance to change. core inflation का कंसर्न किससे है? हमने पढ़ा था, एक है हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स लेते हैं, ऑल कंपोनेंट्स, है ना, और दूसरा है कोर इन्फ्लेशन. कोर इन्फ्लेशन इज बेसिकली हेडलाइन माइनस फूड एंड फ्यूल कंपोनेंट्स. ये वाले कंपोनेंट्स हम हटा देते हैं, दैट इज कोर इन्फ्लेशन. अब सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी इन प्राइसेस फूड एंड फ्यूल होती है, इस वजह से हम कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं. पर इंडिया में कोर इन्फ्लेशन भी हाई रहा. आमतौर पे हेडलाइन इन्फ्लेशन हाई होता है और उसमें से इसलिए कोर निकाल के हम पॉलिसी को डायरेक्ट करने के लिए कोर इन्फ्लेशन यूज करते हैं. लेकिन कोर इन्फ्लेशन हाई होने का कारण क्या है? सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स. ओके, रेगुलेटरी मेजर्स. सो मल्टी-pronged अप्रोच टू कंट्रोल इंक्रीज इन प्राइसेस. आरबीआई ने क्या क्या स्टेप्स लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन बाय आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? एक ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो देखिए. रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, ब्रिंगिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मेजर इनपुट्स टू जीरो, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया. इम्पोजिंग एक्सपोर्ट बैन ऑन व्हीट ताकि इंडिया में अवेलेबल हो पाए. एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन राइस, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन राइस बढ़ाने का मतलब क्या है? इंडिया में अवेलेबल हो पाए. रिड्यूसिंग द बेसिक ड्यूटी ऑन क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल. ड्यूटी स्ट्रक्चर का कंसर्न क्या होता है? सपोज मैं कोई चीज चाहता हूं कि इंडिया में अच्छे से उसकी सप्लाई आनी शुरू हो जाए, क्योंकि सप्लाई अगर डाउन है तो आई नीड टू मेक इट अप सो दैट प्राइसेस कम डाउन. ठीक है, विद इन इंडिया अगर मैं चाहता हूं कि वो चीज गुड सप्लाई में रहे, तो आई वुड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि मैंने उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया या उसके एक्सपोर्ट के ऊपर हायर ड्यूटी चार्ज करना कोशिश कर दिया. ठीक है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर डन. अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई चीज इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हूं, तो मैं उसका इंपोर्ट सस्ता करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता हूँ या बेसिक ड्यूटी कम कर सकता हूँ. तो कस्टम्स ड्यूटी एंड सो ऑन, तो वो सारी कम कर दी जाएंगी, तो वो चीज सस्ती अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी. So as far as the imports are concerned, my job will be to reduce the duty. As far as the exports are concerned, my job will be to increase the duty if I want to make sure कि मेरी इकोनॉमी में सप्लाई ठीक है. क्लियर हो? लेकिन ये क्यों हो रहा है? रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, इस वजह से कि इंडिया में से हम पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट भी करते हैं, पीओएल्स, और यहां से एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी आता है. इसमें अभी हमें इतना टेंशन नहीं है. क्यों? ये रिफाइंड वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल करते हैं. हम रशिया से बहुत जबरदस्त और सस्ता रुपी करेंसी यूज करके ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल. उसको रिफाइन करके हम बेच भी सकते हैं. ठीक है, इस वजह से उसके अंदर मार्केट कैप्चर करने के लिए वी हैव डन दिस इन पर्टिकुलर. यहां से हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने शुरू होंगे जिन भी कंट्रीज को हम बेचेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट्स टाइमली पॉलिसी इंटरवेंशन इन द हाउसिंग सेक्टर अलॉन्ग विद low home loan interest rates boosted demand in the affordable housing segment and attracted more buyers in financial year 2023. यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो 45 लाख तक रुपए के घर है, उनमें गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है. 45 लाख एज अ रजिस्टर्ड वैल्यू. इतना रजिस्टर्ड वैल्यू तो मतलब चाहे 70 लाख का घर भी है तो लोग रजिस्ट्री तो 45 लाख की कराते हैं, बड़ी मुश्किल से. ठीक है ना? ओके, तो इनके केसेस में उनको लोन में कुछ 2.5-3 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट्स कम मिलते हैं. देन आरबीआई's forecast. So it forecasts the higher domestic prices for cereals, spices, milk in the near future. हो भी गए. Milk has increased by ₹5 almost, mainly due to supply side shortages and rising feeding costs. The changing climate around the world is also an increasing risk for the higher food prices. So ये definitely food based inflation होगी. We need our farmers, our agriculture sector, allied activities to work at their best so that this can be under check. Otherwise, there is going to be some pressure in terms of food. We're a big population now, biggest in the world, and food supply is something that we need to work upon. That is why the government is now considering things like genetically modified foods also. Okay.
Now, what is the status of social infrastructure and employment in India during this 2022-23? So the government increased its spending on the social sector. The twin pillars of education and health are being strengthened to form the human capital. Overall, our social sector expenditure has increased. अगर 2016 के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना. अब यूपीएससी भी ऐसी स्टेटमेंट यूज करता है. In the last 5 years, the social sector expenditure of the government has doubled. ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है. Almost doubled, something like that. Then, as far as education is concerned, so national education policy is expected to enrich nation's growth and development prospects. Right now, we are trying to improve on the enrollment ratios. More people should get enrolled, and gender parity in schools. Difference between the number of girl childs and boys getting enrolled and staying within the education. As far as healthcare is concerned, so in financial year 23, government's budget spending on health sector was 2.1% of GDP, which is higher than the on the average 1.6. India में healthcare में issue क्या है? The out of pocket expenditure is very high. That is about 70%. This is as per the World Health Organization. So to deal with this, now we are trying to cut down and increase the public expenditures. That is going 2.1%. World average in developed countries is very high. There is 5 to 7% of GDP that they spend upon health, but in India, we cannot afford as much. So as of 4th January 2023, 22 crore people have benefited from the Ayushman Bharat scheme. This is essentially the 5 lakh rupee insurance provided free of cost by the government of India. It is just that it is given to those people who are under socio-economic caste census 2011-12, and they are generally having one of the 7 problems that are there. क्या बोलते हैं उसको? There are some deficiencies or what? 7 various concerns are there in the socio-economic cost census. What are they called? Deprivations. So there are 7 deprivations. Out of those 7 deprivations, whatever your trouble is, maybe you are living in a kacha house, maybe you are destitute, maybe anything. So that is being put there. Okay. तो उन्होंने वो the word destitute that I'm using, अब हम ये यूज नहीं करते पॉलिसी साइकिल के अंदर या कहीं पे भी. अब हम स्पेशली एबल यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे डेप्रीवेशन क्राइटेरिया के अंदर वो लिखा गया था. नाउ पॉवर्टी एलिविएशन. The progress in attaining sustainable development goals of halving poverty by 2030 is demonstrated by the fact that more than 41 crore people have exited poverty between 2005-6 and 2019-21, according to UN Multidimensional Poverty Index. तो ये ना क्वेश्चन पूछा गया, कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या था पॉवर्टी के ऊपर, मीन्स के अंदर पूछा गया था. तो अब अगर उसको देखा जाए लॉन्ग टर्म सिचुएशन के अंदर, ओवरऑल पीपल मूविंग आउट ऑफ पॉवर्टी आर हायर. हो सकता है उस टाइम पे पॉवर्टी के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनरी काइंड ऑफ फेज, तो उसमें कुछ लोग थोड़ी देर के लिए पॉवर्टी में जा सकते हैं, फिर से वापस नॉर्मल हो जाए. दैट हैपेंड इन कोविड-19. आधार एंड कोविन. सो आधार प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन डेवलपिंग द कोविन प्लेटफॉर्म, so administering over 2 billion vaccine doses. So you have all suffered and benefited from the COVID platform. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. अभी इस बार बजट में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के बारे में भी बात की. सी डिस्ट्रिक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. सारे प्रोग्राम्स इसी के थ्रू चलते हैं. अब अगर हम ब्लॉक्स के लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में आपका ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा इंडियन पॉलिटी के पेपर के अंदर मेंस में. उधर इसका ध्यान देना. ठीक है. ओके. एम्प्लॉयमेंट. सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. So as far as labor markets are concerned, so they have recovered from the effects of COVID-19, and unemployment rates in India have fallen to 4.2% in 2020-2021, which is very good. Okay. Now the rural female labor force participation rate has risen from 19.7 to 27.7%, which is a positive development. Again, LFPR India में हमेशा कंसर्न रहता है. क्यों? एक तो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, दूसरा फीमेल्स के लिए आमतौर पे जो जॉब अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है इंडिया में. पेमेंट्स में भी इशू है. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इतना ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्स नहीं.
Then there is e-Shram portal. So this was created as a national database of unorganized workers. So there are about 28.5 crore workers who are registered on the e-Shram portal. ये जरूरी है डेटाबेस, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है तो पॉलिसी कैसे आएगा. आपने प्रीलिम्स के एंगल से सिर्फ इसका पर्पस ध्यान में रखना. जैम, ट्रिनिटी एंड डीबीटी, दिस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो डेफिनेटली दिस हैज हैपेंड. ये वही है, राइज इन नंबर ऑफ आईआईटी. इसमें कुछ याद रखने वाली इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है प्रीलिम्स के लिए. कम फॉरवर्ड. हाउ वाज इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक सर्वे 2023 presented the chapter on climate change and environment, listing out India's nationally determined contributions that include a transition to renewable energy resource, commitment to achieve net zero emission by 2070. ये prelims के लिए year याद रखना है, और net zero का concept याद रखना है. Net zero का मतलब है कि हम carbon neutral हो जाएंगे. हमारा जो emission और absorption है वो same होगा. ठीक है. तो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा हम ऐड नहीं करेंगे एनवायरनमेंट में. जितना हमारी अब्जॉर्प्शन रेट है इकोनॉमी का बिकॉज ऑफ एफॉरेस्टेशन एंड अदर मेजर्स, तो उतना ही रिलीज है. दैट इज बीइंग कार्बन न्यूट्रल. एंड स्टेप्स आर टू बी टेकन टू बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट. आज की डेट में देखिए, एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है, ग्रोथ रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन बाय द इकोनॉमी इज ऑलवेज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ वेस्टेजेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होनी ही. अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए एनर्जी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, लेकिन उसमें हम इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं. इनफैक्ट 80% इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं, और उसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज पे रिलाई करते हैं. अब जाके हमारा थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिलायंस कम हुआ, क्योंकि हम रूपी बेस्ड रशिया से ट्रेड कर पा रहे हैं, और वो उसका कारण भी यही है कि रशिया किसी और कंट्री से ट्रेड नहीं कर पा रहा. ठीक है, पहले नहीं दे दिया रशिया ने हमें रूपी बेस्ड ऑयल. So this is something that is happening now. Because of that, we are standing to benefit, and maybe over a period of time, we are able to do something. Net zero pledges के अंदर देखा जाए तो इंडिया का ही सबसे लंबा चौड़ा टारगेट है. 2070 में जाके हम नेट जीरो होंगे. चाइना, इंडोनेशिया, रशियन फेडरेशन एंड सऊदी अरेबिया हैव कमिटेड दैट दे विल बिकम सो इन 2060. अब इसमें जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा ना, वो इसके ऊपर भी आ सकता है. जर्मनी इज द ओनली कंट्री which says that I'll achieve net zero by 2045. First to achieve net zero will be Germany. Okay. And the last will be India. Okay. Okay. Then performance and goals. So India has also committed to reduce carbon intensity of GDP by 45% by 2030 as compared to 2005 levels. तो ये targets हमेशा याद रखने हैं prelims के लिए. Another target has been set to achieve 50% cumulative electricity power installed capacity from non-fossil fuel-based energy by 2030. हम इस टारगेट में ऑलरेडी 40% तक पहुंच चुके हैं. ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है. So this would lead to decline of average emission rate by around 29% by 2030 as compared to 2014-15. 2005 के लेवल में तो और भी कंपेयर टू दैट कम हो जाएगा. तो वी आर ऑन द ट्रैक टू अचीव दिस टारगेट. जो 45% कार्बन एमिशन इंटेंसिटी कम करने की बात कर रहे हैं, या 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स, वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट, बिकॉज सोलर is definitely moving us in positive direction based on this. Then a mass movement life, that is lifestyle for environment, was launched at Glasgow Climate Summit at COP26. ये हमने डिस्कस कर लिया था. Then in November 2022, India's first sovereign green bonds framework was issued. This will also be discussed in financial system current affairs. And RBI auctioned 2 tranches of rupees 4,000 crore sovereign green bonds. Basically, the money generated here will be used for green projects. Okay. Then the survey also highlighted India's plan to be energy independent by 2047 by relying on green hydrogen through National Green Hydrogen Mission, which we started in India in 2022 with much more zeal. पहले से चल तो रहा है, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा था इसमें. तो 2022 में हमने इसको थोड़ा सा बूस्ट दिया. अभी इसके लिए इन्वेस्टमेंट आई.
Now, India is becoming a favorite destination for renewables, with investment standing at about 78 billion US dollars in the past 7 years. अच्छी investment है. Solar power capacity installed, a key metric under National Solar Mission, is about 61.6 gigawatt. Good. Okay. How was India's economic performance in agriculture and food management? So as far as agriculture sector is concerned, there is a robust annual growth rate of 4.6% over the last 6 years. ऐसी statements फिर से prelims के लिए relevant हो जाते हैं. वो आपको 6 की बजाय 5 कर देंगे. लेकिन बात वही रहेगी. Average है ना? This enabled agriculture to contribute significantly towards country's overall growth, development, and food security, lowering food inflation as well, or at least controlling it. Performance. So in recent years, India has emerged as the net exporter of agricultural products. So about $50.2 billion के agricultural exports हम कर रहे हैं. ये अपने आप में prelims का बहुत important point है. Then agriculture sector saw buoyant growth due to the following measures taken by the government. अब ये भी prelims का है. Which of the following are the reasons for the increase in agricultural growth in India over the last few years, last 5 years, whatever? Augmentation of crop and livestock productivity. हमारा अगर 2011-12 से आप कंपेयर करेंगे तो 60%, 65% income would come from crop and 35% will come from allied activities, that is livestock, fishery, forestry. अभी इसका matrix change हो गया. Now it is 60-40. 60% comes from crop and other allied activities are now contributing about 40 to even increased a little bit, 40 to 43%. Okay. MSP for all mandated crops fixed 1.5 times of the all India weighted average cost of production, which we calculate on A2 plus FL basis. ये आपने agriculture के chapter में पढ़ा था. Then promotion of crop diversification. अभी 2023 being the International Year of Millets, तो millets के ऊपर बहुत focus है. Okay. Mechanization and boost to horticulture and organic farming. So that is basically to also ensure कि soil conservation हो जाए साथ साथ में. तो आगे के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंश्योर्ड रहेगी. मोर ओवर जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है वो बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक्स, लेट्स से यू आर यूजिंग द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, सो दैट विल रिड्यूस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, सो दिस इंक्रीज टू अबाउट 9.3%, विच इज गुड. आमतौर पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती थी और इसका अगर वॉल्यूम देखोगे तो 18.6 लाख करोड़ के आसपास का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी है, तो अच्छा है. आमतौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर का मेजर कंसर्न एरिया यही रहता है कि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है. उसका कारण क्या है? हमारे इंडिया में मार्जिनल और स्मॉल कैटेगरी में सबसे ज्यादा फार्मर्स हैं, तो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की. फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया saw a sustained increase and stood at 315.7 million tons in 2021-22. स्टेटमेंट इसको प्रीलिम्स में ना ट्विस्ट कर सकते हैं. Despite climate change, India's food grain production has seen a sustained increase. The word sustained is very different from the word continuous. How are they different? Prelims में. If I say continuous increase, that means कभी decrease ही नहीं हुआ बीच में. It is going like this. Sustained increases like this. बीच में थोड़ा बहुत डिप आया लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव है. कंटिन्यूस का मतलब होता है कभी नीचे गया ही नहीं. ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया. तो ये दो वर्ड्स प्लीज वहां पे ध्यान रखना है. अगर इस स्टेटमेंट को कंटिन्यूस इंक्रीज बोलेंगे गलत स्टेटमेंट. सस्टेन्ड इंक्रीज बोलेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉजिटिव है. दैट इज समथिंग टू बी कंसर्न्ड ऑफ. ओके, नाउ इनके खारिफ में कितना हुआ, राबी में कितना हुआ, डोंट बॉदर, नहीं चाहिए. जनरल स्टेटमेंट ये वाली का ध्यान रखना. ठीक है. Also, the government of India recently decided to provide free food grain to beneficiaries under NFSA for 1 year from 1st January 2023. That was very important.
आमतौर पे इसमें कुछ तो चार्ज होता था, सब्सिडाइज था लेकिन कुछ चार्ज होता था, अभी इसको 100% फ्री दिया गया। देन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ENAM) scheme has established an online competitive transparent bidding system to ensure farmers get remunerative prices for their produce. So this is also a good measure for agricultural growth and productivity, क्योंकि फार्मर की इनकम नहीं आएगी तो वो कैसे ग्रोथ लेके आएगा। अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना, organic farming is being promoted through FPOs, farmer producer organization. India stands at the forefront to promote millets. After the UN General Assembly in 75th session 2021 declared 2023 as the International Year of Millet. इंडिया ने इंडियन ईयर ऑफ मिलेट या नेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब बनाया था? When did we celebrate this National Year of Millets? हेलो हेलो, चलो बाद में आंसर बताना ढूंढ के, मैंने पढ़ाया हुआ। Okay, then how was India's economic performance in the industrial sector? The Economic Survey 2023 showed the rise of 3.7% of the overall GDA by the industrial sector. कम है ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए तो ये ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में कम से कम 6-7% की ग्रोथ तो होनी चाहिए। ठीक है, इसका प्रॉब्लम है क्या? Robust growth in private final consumption expenditure, export stimulus during the first half of the year, increase in investment demand triggered by the public capex or capital expenditure, and strengthened bank and corporate balance sheet have provided demand stimulus to the industrial growth. Unnecessarily पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे गए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ऑल्दो कोई ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। ठीक है, both purchasing managers index and index of industrial production are in the upward growth trajectory since July 2021. Credit basically ना ये सब लिखने का कारण क्या है? We are comparing to the phase when we were really down in 2020. उसके comparison में this is good. Okay. So credit to both MSME and large scale industry have shown a double-digit growth. ये statement prelims में आएगी तो आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा MSME नहीं, इसमें नहीं उतना होना चाहिए, ऐसे डाउट्स मन में आते हैं फिर। तो लेकिन इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना प्रीलिम्स में। India's electronic exports have risen threefold. ये अपने आप में प्रीलिम्स की स्टेटमेंट है। And now we are the second largest mobile phone manufacturer globally after China. ये दोनों स्टेटमेंट्स भी प्रीलिम्स के लिए एज इट इज पूछी जा सकती हैं। Then FDI flows into the pharma industry have risen 4 times in the last 3 years. तो ये भी प्रीलिम्स की स्टेटमेंट है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में ना ये स्टेटमेंट्स निकालने होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो स्टेटमेंट सारी इस डॉक्यूमेंट में है, तो आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, देन PLI scheme were also introduced across 14 categories. तो कितनी कैटेगरीज में है ये याद रखना, नाम नहीं याद रखने की जरूरत। With estimated capital expenditure of 4 lakh crore over the next 5 years to plug India's into global supply chains. Then 39,000 compliances have been reduced and more than 3,500 provisions decriminalized as of January 2023 by amending the Companies Act 2013. This is for basically ensuring ease of doing business. Then, to further enhance India's integration into global value chain, Make in India 2.0 is now focusing on 27 sectors, ये याद रखना, including 15 manufacturing and 12 services. वो ये करेंगे कि Make in India focuses only on goods or manufacturing and not on services. ये ऐसे लिखेंगे, is focused on manufacturing sector only. ऐसी स्टेटमेंट बना के इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो वो गलत होगा, सर्विसेज सेक्टर भी है। Then, how was India's economic performance in the services sector? So, services sector in India is expected to grow at about 9.1% in financial year 2023 compared to 8.4% in 2022. What's the performance right now? So, robust expansion in the purchasing managers index has been observed. India was among the top 10 service exporting countries in 2021, about 4% share. अब ये prelims में एक और statement है, ठीक है?
India's services sector has been resilient even throughout the COVID-19, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज नहीं थी, एटलीस्ट वो तो अच्छे से चली रही थी, जैसे होटल, इन सब में इशू आ रहा था, ठीक है. In tourism sector, hotel occupancy rate improved. Signs of revival with increasing foreign tourist travel are now there. इनकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देखना है कि कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज जो हैं वो थोड़ी अब इम्प्रूव कर गई हैं, क्योंकि कोविड का डर चला गया है, लॉकडाउन खत्म हो गए इस वजह से. Digital platforms are transforming India's financial services. In India's e-commerce market is projected to grow at about 18% annually through 2025. इसीलिए नई नई एप्लीकेशंस आ रही हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन परचेजेस कर रहे हो, मिंत्रा, नाइका, ब्लिंकिट, सो मेनी. ओके, हाउ वाज इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द एक्सटर्नल सेक्टर? तो इसके लिए तो खैर हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा, लेकिन अब सपोजिंगली आपने अगर स्टेटमेंट्स इधर उधर कर दी हो तो ध्यान से देखो दोबारा. So, however, India has diversified its market. Now it's increased its exports to Brazil, South Africa, Saudi Arabia. तो overall वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन है, लेकिन हमने अपनी मार्केट्स बढ़ा दी, तो इसलिए हमारे एक्सपोर्ट ठीक ठाक चल रहे हैं. India's current account balance got a deficit, which is about 4.4% of GDP. This is not a very comfortable position. There was a YV Reddy committee which suggested back in the day. YV Reddy was one of the RBI governors. He said that in India, we should not target a current account deficit which is 2%. ये हमारा एक comfortable 2% of GDP is something that we consider comfortable. अगर ये हम करते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? 2% टारगेट करते हैं, इसकी ±2% की हम रेंज लेके चलते हैं. जब ये 4% ऑफ जीडीपी पे चला जाए तो दैट्स एन अनकंफर्टेबल पोजीशन फॉर इंडिया. द रीजन फॉर दैट इज कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बहुत ज्यादा हर्ट करता है. द रीजन फॉर दैट इज यू आर जस्ट 2% और 2 to 3% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज में उतनी अर्निंग्स नहीं होती जितनी आप लूज करने को स्टैंड हो जाते हो इफ दिस हैपेंस. द ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में है भी कितना, सोच के देखो ना. हम ही है 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है. अगर उतना ही आपने करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्रिएट कर लिया तो ट्रबल होगा. अभी इट इज अबाउट $36.4 billion. दिस इज समथिंग विच इज टू बी मेड गुड बाय द आरबीआई देन और थ्रू एक्सपोर्ट्स. समथिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट. क्यों ऐसा हुआ, इसके कारण भी आपसे पूछे जा सकते हैं. कंफर्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट इज 2% ऑफ जीडीपी, YV रेड्डी कमेटी. एक तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट याद रखना. अभी करंट अकाउंट डेफिसिट इज वेरी हाई, इट्स ऑलमोस्ट डबल द कंफर्टेबल लेवल 4.4%. क्यों ज्यादा है? हायर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, दैट मींस कि गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा हो. एक सर्विसेज का है, उसको अलग से बोलते हैं. एंड एन इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट इनकम आउटगो. हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने अपना पैसा विड्रॉ किया है. इसके बारे में हमने पढ़ा था कि क्योंकि यूएस फेड जो है उसने अपने रेट्स रिवाइज करने शुरू किए. To increase its market size and ensure better penetration in 2022, India signed comprehensive economic partnership agreement with two countries. First is UAE and second is Australia. This is also just a similar kind of a free trade agreement only. ठीक है, तो दो कंट्रीज के साथ हमने एफटीए साइन किया इस बार, एक यूएई और ऑस्ट्रेलिया. इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स के लिए बेटर एक्सपोर्ट मार्केट मिलती है और जो इंपोर्ट करते हैं वो कंपैरेटिवली कम ड्यूटी पे होता है. India is the largest recipient of remittances in the world. $100 billion का रेमिटेंस हमें मिला है. And this is the second largest source of external financing after services exports. कहने का मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को लेके इंडिया के लिए सबसे बड़ा सोर्स है सर्विसेज और दूसरा है रेमिटेंसेस, जो हमारे लोग बाहर गए और अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, या हमारी कंपनीज की आउटसाइड ब्रांचेस हैं, एमएनसी में जाके ब्रांचेस हैं और वो पैसा भेजती है, जैसे जैगुआर लैंड रोवर फॉर टाटा. सो दैट काइंड ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया इज नाउ इंक्रीजिंग एंड इट्स गुड. ये आज से नहीं है, कितने सालों से है. ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 10 years वी आर मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर स्टैंड दैट वी आर द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द वर्ल्ड. चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट. ओके, as of December 2022, India's forex reserves stood at $563
billion US dollars, and there is a decline in this. This covers only 9.3 months of import अभी के लिए. आमतौर पे जो अखबारों में भी आता है वो यही है कि 8 महीने के आसपास का अभी हमारा रह गया. थोड़ा दिसंबर से लेके अगर अब तक का भी गैप निकाल दें फरवरी तक का, सो इट्स अराउंड 8 मंथ ऑफ इम्पोर्ट. सो बजट के अंदर आया. ठीक है, बट कंफर्टेबल पोजिशन है. 3 months इज द एडिक्वेट, लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड. 3 month का इम्पोर्ट होना चाहिए और 1 साल तक का आपके जितने भी EMIs एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सटर्नल डेट के फॉर्म में सर्विसिंग करनी है, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस होने चाहिए. तो 1 year सर्विसिंग ऑफ द एक्सटर्नल डेट एंड 3 month इम्पोर्ट कवर, दैट इज एन एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. प्रीलिम्स के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है कि कितने महीने का हमारे पास इम्पोर्ट कवर है, वो नहीं पूछता. Despite this, India was the 6th largest foreign exchange reserve holder in the world. तो ये भी प्रीलिम्स की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हो गए, वो आपको पता है, यूके को पीछे कर दिया. देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. So now there are 60 to 100 basis points that we have added to digital public infrastructure, in terms of GDP growth rate. Digitization की वजह से करीब करीब 0.6% से लेके 1% तक GDP इंक्रीज हुआ है कंट्री का. इसका कहने का मतलब ये, ठीक है. इन द इमीडिएट फ्यूचर, platforms such as Open Network for Digital Commerce, Open Credit Enablement Network will open avenues for e-commerce market access and credit availability for smaller businesses and strengthen the expected economic growth. आपको ये तो मालूम ही है कि डिजिटल लेंडिंग के लिए RBI ने गाइडलाइंस दे दी थी पिछले साल, और उसके हिसाब से वो आगे जाके और ज्यादा रेगुलेटेड सिस्टमैटिक तरीके से होगा. फाइनेंशियल सिस्टम के करंट अफेयर्स पढ़ते हुए ये कवर कर लिए. So this is going to be good. Moreover, we are trying to develop something called India Stack. इसमें सब कुछ ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, UPI है, भार OS है जो नया लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें आएंगी. Then performance. So UPI based transaction, they have increased in both value and volume terms. डबल हो गई हैं अगर देखा जाए, 2121 और 115. Paving way for international adoption. Then telephone and radio for digital empowerment. So total telephone subscriber base in India is about 117.8 crore, with 44.3% of subscribers in rural India. More than 98% of total telephone subscribers are connected wirelessly. तो ये आपको मालूम है कि घर में वो जो एक डायलर वाला फोन था वो तो मिसिंग है, बहुत सारे लोगों के घर पे नहीं है. As of March 2022, India's overall tele density stood at about 84.8%. So that means out of every 100 people, at least these many have their own telephone. Economic Survey states that a landmark achievement in telecommunication in India was launch of 5G services. So this has already started. The Indian Telegraph Right of Way Amendment Rules 2022 will facilitate faster and easier deployment of telegraph infrastructure to enable speedy 5G rollout. So ये एक्ट का नाम याद रखना. प्रसार भारती, that is India's autonomous public service broadcaster, broadcasts in 23 languages, 179 dialects, 479 stations, reaches 92% of India's total area, 99.1% of total population. So all India radio. तो इसके थ्रू भी एज इट इज लोगों को ज्ञान तो मिलता ही है, एंटरटेनमेंट भी मिलता है. डिजिटल पब्लिक गुड्स. प्रीलिम्स में बड़ा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजिटल पब्लिक गुड्स और क्वालिफाई एज डिजिटल पब्लिक गुड्स. डिजिटल पब्लिक गुड्स कहने का मतलब ये है ई प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल है, गवर्नमेंट के हैं और किसी न किसी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है. माई स्कीम, ट्रेड्स, जेम, ई-नैम, उमंग, ये सारे अलग अलग पोर्टल्स जो गवर्नमेंट में सिटीजन के लिए चलाए हैं. देन ओपन क्रेडिट इनेबल्ड नेटवर्क्स, नेशनल AI पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, एंड भाषिनी जो कि लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए टूल है. बुके ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ई-रूपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमने पढ़ लिया. देन
ई वे बिल जो जीएसटी में चाहिए होता है, हर 50,000 रुपए से ऊपर का कोई भी चीज अगर आप लेके जा रहे हो इससे दूसरी जगह तो ई वे बिल रिक्वायर्ड है. Have ensured real value for money to consumers. So these are just some examples. So this concludes the discussion on economic survey. Now, as far as budget is concerned, most of you have listened to the speech given by the finance minister, and that is the best way to actually look at budget. बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ने से पहले उनकी स्पीच देख लेनी चाहिए या फिर हाथ में डॉक्यूमेंट रखना चाहिए. अब उसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं थोड़ा सा वो ध्यान देना. सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं पहले एक प्लेन स्टेटमेंट बोलता हूँ. पिछले 20 साल में आप एमसीक्यूज उठा के देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स के, अभी के बजट में से डायरेक्टली आने वाला ज्यादा से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो स्कीम रिलेटेड होगा. कोई नई स्कीम होगी तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, और वो भी ऐसी जिसका विजन दिया गया. दूसरा, कोई विजन दिया गया है जिसके अंदर लेट्स से 3 पिलर्स 4 पिलर्स ऑफ बजट, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं. लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इन बजट होते हैं प्रीलिम्स में नहीं आते, मेंस में आते. डायरेक्टली प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पिछले 20 साल में नहीं देखते. क्वेश्चन आता है बजट की वोकैबुलरी के ऊपर, जैसे कि डेफिसिट्स. सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको पिछले 20 साल में कम से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इसके ऊपर. एक तो आपको ये याद रखना. फिर ये रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या आता है, कैपिटल रिसीप्ट में क्या आता है, इनके इंटीग्रल कंपोनेंट्स कौन से हैं वो याद रखना है. तो बजट की जो वोकैबुलरी है दैट इज समथिंग व्हिच इज द मोस्ट क्रूशियल वन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. उस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ना कि प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन पूछेगा ऑन वट एवर आर दी वैल्यूज गिवन इन द बजट, कितना किसको दिया, क्या है क्या नहीं है. नहीं, कुछ ही स्टेटमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान देना आपने. लेट्स कम टू दिस. फर्स्ट ऑफ द बेसिक्स. So Article 112 talks about the annual financial statement. There is no word budget in our constitution. You know? It is a statement of estimated receipts and expenditure of the government in a financial year, that is the upcoming financial year. Then budget contains what? अब ये prelims के लिए चाहिए होता है. Estimates of revenues and capital, ways and means to raise revenue, estimates of expenditure, details of actual receipts and expenditure of the closing financial year, reasons for any deficits and surplus, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर द कमिंग ईयर. तो ये कुछ चीजें हैं जो बजट में दी जाती हैं. प्रीलिम्स में आपको स्टेट अवे क्वेश्चन एक बन जाएगा, क्योंकि ये भी स्टैटिक पार्ट है, कोई डायनामिक नहीं. आप पॉलिटी के अंदर ये पढ़ते हो. इन द पार्लियामेंट द बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस. स्टेजेस ऑफ बजट भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंटेशन, डिस्कशन, स्क्रूटनी, वोटिंग. वोटिंग के द्वारा एक कट मोशंस भी होते हैं, आपको अगर याद हो पॉलिटी में आप पढ़ते हो. So there is a token cut, there is a policy cut, and there is an economy cut. 3 तरह के कट मोशंस हैं, सारे के सारे लोकसभा में लाए जाएंगे. टोकन कट का कंसर्न होता है कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस को वेंटिलेट करने के लिए आप 100 रुपीज डिडक्ट कर देते हो. लेट्स से इस पर्टिकुलर स्कीम या इस पर्टिकुलर आउटले में आपने बच्चों के बारे में, विमेन के बारे में, SC ST के बारे में कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक ग्रीवांस हो, या रूरल एरियाज के बारे में कुछ नहीं कहा, या ये वाली फार्मर लॉबी का ध्यान नहीं रखा, व्हाटएवर, तो उसके लिए 100 रुपए का टोकन कट होता है. पॉलिसी कट में जो अंडरलाइंग पॉलिसी है वही हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो जो डिमांड कुछ भी हो, चाहे करोड़ है, चाहे 2 करोड़ है, चाहे कितने भी है, इट इज रिड्यूस्ड टू ₹1. सो वट एवर इज द डिमांड, ₹1 मिलेगा. That's called policy cut. Economy cut is your demand is too high, आप कम में चला सकते हो. तो let's say 60,000 करोड़ आपने मांगे, लेकिन आपको 40,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाए. सो द डिमांड इज कट बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपीज. ठीक है, सो दैट इज इकोनॉमी कट. तो ये वोटिंग के अंदर इनके सारा काम चलता है. देन देयर इज पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल. आर्टिकल 114 टॉक्स अबाउट अप्रोप्रिएशन बिल. जब तक ये पास नहीं होता तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से फंड्स नहीं निकाल सकते. Then there is a passing of finance bill. This is for taxation purposes of any kind. This is under Article 117, Clause 1 and Clause 3. Clause 1 के अंदर रेवेन्यू रिलेटेड है, जो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, वही वर्क करेगा. क्लॉज 3 के अंदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड है, तो राज्यसभा के भी एक्सपेंडिचर है, लोकसभा के भी है, तो इसलिए दोनों में चल सकता है. ठीक है.
The budget division of the economic affairs of Department of Economic Affairs is the nodal body responsible for preparation of budget. ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ चुका है यूपीएससी. फर्स्ट बजट वाज इन 1947. ये वाली सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी. इसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांस हैं. अब हाइलाइट्स पे आ जाते. तो फर्स्ट ऑफ, देयर आर 4 focus on inclusive development in the budget, that is सबका साथ सबका विकास, and it specifically covers what. ये अपने आप में प्रीलिम्स का एक वर्कआउट बन सकता है. बजट के एंगल से नहीं, डायरेक्ट पॉलिसी के एंगल से. यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है कि द गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ और सबका साथ सबका विकास. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सबका साथ सबका विकास. ऐसा करते हैं. तो बजट का रेफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये जनरल पॉलिसी स्लोगन हम इंडिया में यूज कर रहे हैं. इनफैक्ट 11th 5-year प्लान से इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है. वहां पे इसकी यूटिलिटी है. तो वहां ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो उसमें कोशिश ये करनी है कि यू शुड ट्राई एंड इंक्लूड ऑप्शंस रादर देन एक्सक्लूड देम. अगर बिल्कुल ही लॉजिकली करप्ट है वो, ठीक है, कि वो ना तो किसी के साथ की बात करता है ना विकास की बात करता है, फिर आप उसको एक्सक्लूड कीजिए, फिर उसको एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन में से. नहीं तो उसको इंक्लूड करने की कोशिश करना. जरूरी नहीं है कि ये 4 चीजें ही होंगी. वो इसको बढ़ा भी सकते हैं लिस्ट को, या मैनिपुलेट कर सकते हैं. ओके, so let's see. फार्मर, women, यूथ, SC ST, OBC, PWD, EWS, इनके इस सेगमेंट्स के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स लेके आना या वर्कआउट करना. प्रायोरिटी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, वंचितों को वरीयता. There has also been a sustained focus on UTs of J&K and Ladakh and the Northeast region. So regional and weaker sections, 2 basic areas हैं, और इसके अलावा फार्मर, women, youth, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन अब जैसे मैंने कहा, अगर मैं यहाँ लिखूं impetus to agricultural growth, अगर मैं लिखूं ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स, अगर मैं लिखूं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी सबका साथ सबका विकास का ही पार्ट है. कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट में या कहीं ना कहीं लोगों के लिए स्पेसिफिक कुछ इंडेवर अगर लेके आए तो सबका साथ सबका विकास का पार्ट होगा. So in such questions, try to be more inclusive in nature. तभी जाके उसको अगर लिखे, let me ask you this question. Deploying more military on India's border with China. Can this be a part of सबका साथ सबका विकास? नहीं, ये सुरक्षा का मामला है, ये साथ और विकास का मामला नहीं. तो इसको उस कैटेगरी में डालें तो ज्यादा अच्छा है. Okay. The budget is along the lines of 2-pronged growth strategy, first unveiled in 2019. ये वाला अब एस्पेक्ट जो है ये जनरल अवेयरनेस का एस्पेक्ट है. इसके ऊपर फिर से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है. अगेन वो बजट का नाम लिए बिना ये क्वेश्चन पूछ सकता है. Which of the following is the major growth strategy followed by Government of India in after COVID-19 pandemic? Very simple. In incentivizing the private sector and minimum government, maximum governance. Increasing capital expenditure, raising more revenue via disinvestment. ये सारे उसके पार्ट एंड पार्सल्स. ऐसा भी कह सकते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. So it includes disinvestment also. सरकार अपना पैसा बाहर निकाल रही है. What are the key takeaways? There is a changes in the new income tax regime. A 33% increase in capital investment outlay. Changes in custom duty, reduced import duty on certain things, increased on certain things. Don't bother. Okay? For prelims, don't bother. For means, you can look at it. Capital outlay for railways had increased to highest ever. Good. But again, means, not prelims. What is the budget vision for अमृत काल? ये अमृत काल की बात पिछले साल के बजट में भी कही गई थी, है ना? इस वजह से इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है अमृत काल के अंदर. तो प्रीलिम्स में ये भी चाहिए आपको. The Finance Minister of India called its first budget in Amrit Kal. The vision for Amrit Kal is an empowered and inclusive economy that is technology driven and knowledge based with a robust financial sector. So 3 aspects हैं
अमृतकाल के अंदर opportunities for citizens with focus on youth, growth and job creation, strong and stable macroeconomic environment. Which of the following are parts of अमृतकाल vision of government of India? ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ बजट, क्योंकि पिछले साल भी बात हुई थी, अदरवाइज भी न्यूज में रहता है. The budget identifies 4 transformative opportunities to be leveraged before reaching India at 100. क्या opportunities हैं? अब ये मीम्स का मामला. Economic empowerment of women, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, that is विकास, tourism promotion in mission mode, and green growth. Okay, this is not something that should be asked in prelims. This is more relevant for mains. Then, what are the priorities of the budget 2023-24? Now, there are 7 priorities in the budget. सप्तऋषि, ये prelims में vocabulary use करते हैं. सप्तऋषि vocabulary has been in news recently. For which of the following reasons? So there is the priorities for budget. 7 ऋषियों की बात नहीं हो रही, budget priorities की बात हो रही, ठीक है. Inclusive development, reaching last mile, youth power, financial sector, green growth, unleashing the potential and infrastructure and investment. ये भी याद रखें. कौन से 7 प्रायोरिटीज हैं, पूछ सकते हैं. अगर एग्जामिनर का मन किया तो हो सकता है, बट जनरली चांसेस कम होते हैं. स्टेट सिविल सर्विसेज में चांसेस ज्यादा, यूपीएससी में कंपैरेटिवली कम. ठीक है, सो क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, रिसेंटली सप्तऋषि हैज बीन इन न्यूज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज बजट प्रायोरिटीज. देन व्हाट आर सप्तऋषि, उसके 7 एलिमेंट्स हैं क्या? तो ये अमृतकाल के अंदर ये फोकस एरियाज. इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेके बजट क्या क्या कह रहा है? फर्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपीज पर एनम गवर्नमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर फार्मर्स को देता है. उसके तहत कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फार्मर्स को होता है. इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये क्या एस्पेक्ट है? प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड. देन कोविड वैक्सीनेशन, देन एलपीजी कनेक्शंस, household with toilet constructed under Swachh Bharat mission, drinking water connection. यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया? Which of the following are parts of inclusive development? ऐसे पूछेंगे. तो कैश ट्रांसफर्स, yes. इंश्योरेंस कवर, yes. बैंक अकाउंट्स, yes. वैक्सीनेशन, yes. तो ये इस तरह से इस पे क्वेश्चन बना. Which of the following are parts of inclusive development? पहले भी ऐसे क्वेश्चन बनाया. Opening up of new ATMs, yes. Giving you more debit and credit cards, yes. Launch of e-rupee card, yes. आपने उसमें ज्यादा इंक्लूसिव ही रहना है, अनलेस एंड अनटिल वो एंटी डेवलपमेंटल है. ठीक है, ओके. तो एग्रीकल्चर बजट के अंदर एग्रीकल्चर में क्या कहा गया? फर्स्ट इज यूजिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस, गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर क्रॉप प्लानिंग एंड हेल्थ, provide better access to farm inputs, credit and insurance. Input मतलब seed, fertilizer, etc. Growth support for agricultural technology industries and startups. Then funding of agricultural startups. So there is an agricultural accelerator fund that will be set up. अभी आया नहीं है, कितने का होगा वो भी नहीं पता. To encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. अब agricultural accelerator fund के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है. प्रोवाइडेड प्रीलिम्स आने से पहले पहले, चाहे अप्रैल में आ जाए, इसकी डिटेल्स आए. तो जब भी इसकी डिटेल्स आएंगी इसको प्लीज अपडेट करें. सीधा पूछ सकते हैं कितने का फंड है, क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा. देन एग्रीकल्चर क्रेडिट. सो देयर इज एन इंक्रीज टारगेट ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीज फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन द अपकमिंग ईयर. फोकस विल बी ऑन अलाइड एक्टिविटीज, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी. आपको ये याद होगा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अधीन आता है और 18% फिक्स टारगेट है, एक्सेप्ट फॉर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 बैंक्स. किसी भी तरह का बैंक हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कैसा भी बैंक है, उनके लिए पीएसएल टारगेट फॉर एग्रीकल्चर इज 18%. ओके. देन ए न्यू सब स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पहले से चल रहा है, इसका आगे एक और सब स्कीम आएगा विद टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 crore, लॉन्च फॉर फिशरमैन, फिश वेंडर्स एंड एमएसएमईज.
ये बेसिकली फिशरीज के अंदर सप्लाई चेन में इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए। अभी ये स्कीम क्या होगा आगे जाके पता चलेगा, सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू दिस आल्सो। आत्मनिर्भर भारत क्लीन प्लांट प्रोग्राम will be launched to boost availability of disease-free quality planting material for high-yield horticultural crops in an outlay of 2200 crore rupees। अब ये नया स्कीम है, तो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन बनता है। श्री अन्ना, so recently श्री अन्ना has been used। what is श्री अन्ना? it is millets। ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलेट्स की एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में सारे तरह के मिलेट्स की एग्जांपल बोल के बताई, तो आपको भी मिलेट्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, now the Indian Institute of Millet Research Hyderabad will be supported in the Center for Excellence for Sharing Best Practices। तो एक तरह से इसको नोडल एजेंसी जैसा बना दिया, इंटरनेशनल लेवल पे यही इसको प्रमोट करेगा, नेशनल लेवल पे भी प्रमोट करेगा। एग्रो कोऑपरेटिव्स, सो सहकार से समृद्धि, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी है ना, तो सहकारी कोऑपरेटिव्स को बोलते हैं। तो here we are trying to increase the storage capacity and make sure that it is decentralized and set up multiple cooperative societies in uncovered villages over next 5 years। स्टोरेज कैपेसिटी इनहेंस करने से फार्मर्स को बेनिफिट होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो अपना प्राइस वेट कर सकते हैं कि जब बेस्ट प्राइसेस मिलेंगे तब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। देन एजुकेशन एंड स्किलिंग, revamped teachers training by district institute of education and training, national digital library, states will be encouraged to set up physical libraries in panchayats and wards। ये मीन्स के साथ रिलेटेड ज्यादा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन, कुछ ऐसा चांस आने का कम, प्रीलिम्स की बजाय ये मीन्स में आएगा। हेल्थ, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047, ये प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉर्मल चीजें, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये साइंस एंड टेक के लेवल पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली जो आपके आरबीसीज हैं, दे आर सपोज टू बी डिस्क शेप्ड, तो इफ दे बिकम सिकल शेप्ड, दैट इज द ट्रबल, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के जो बेसिक्स हैं वो साइंस एंड टेक के लेवल पे आपने पढ़ना। देन मूव ऑन, रीचिंग द लास्ट माइल, सो न्यू एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, दिस इज गुड फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसको लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेट करके पूछा जाएगा। तो building on the success of the aspirational district programs, so this was launched aspirational blocks program for 500 blocks। pan india launch nahi hai pehli baat to, no, it aimed at improving performance across multiple domains such as health, nutrition, education। aspirational districts उनको बोला जाता था जो इन पैरामीटर्स में बहुत पिछड़े हुए, अभी हम ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करके उनको वर्कआउट करें। सो दिस कैन बी थॉट ऑफ as a more focused approach or more decentralized approach। उस एंगल से इसको मेंस के अंदर वर्कआउट किया जा सकता है। देन particularly vulnerable tribal groups, so for this प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन विल बी लॉन्च्ड। अभी इसकी डिटेल्स जब भी आएंगी तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा मिशन, विद एवरी डिटेल यू विल नीड टू नो फॉर द प्रीलिम्स, लेकिन अभी डिटेल्स नहीं है, सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दिस अपडेट। ओके, जो वीकली करंट अफेयर्स है ना, उसके अंदर आई विल बी पुटिंग दिस अपडेट, सो यू कैन गेट दैट। An amount of rupees 15,000 crore will be made available to implement the mission in the next 3 years। पैसा allocate कर दिया लेकिन डिटेल्स नहीं आई। The center will also recruit some 40,000, 39,000 teachers and support staff in the Eklavya model residential schools। ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो ये पहले से चल रहे हैं, अभी इसको और बूस्ट कर रहे हैं। वाटर फॉर ड्राउट प्रोन एरियाज, तो इन ड्राउट प्रोन सेंट्रल रीजन ऑफ कर्नाटका, स्पेसिफिकली एक स्टेट के लिए है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water। Now, as far as this Upper Bhadra project is concerned, where is this Bhadra river or what is this Upper Bhadra project? कर्नाटका के अंदर एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। नाउ ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट ना कर्नाटका के अंदर बहुत देर से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अब से चल रहा है। it is under the Vishwesvaraya Jal Nigam Limited। You remember M Vishwesvaraya?
Hello. He was the irrigation engineer, and on him in UPSC means also there was question. MS Swaminathan for farm revolution, green revolution, and M Visvesvaraya for irrigation kind of projects and all. He was known for that. तो लिफ्ट इरिगेशन के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है. ठीक है. अभी कर्नाटका के अंदर माइक्रो इरिगेशन इसमें वर्कआउट हम कर रहे हैं. गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है इनफैक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसको फंडिंग गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की. ये 2020 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था. ठीक है. तो बहुत सारी कैनाल्स और ये सब इसमें ड्रिप इरिगेशन ये सारा काम होना. आपने इसको प्रीलिम्स के एंगल से इतना सा याद रखना कि ये अपर भद्रा प्रोजेक्ट है कहाँ पे. ओके. देन पीएम आवास योजना outlay has been increased to 66%. There's a big increase. भारत shared repository of inscriptions, भारत श्री, अभी ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है. भारत श्री seen recently in news means what? तो shared repository of inscriptions, ये जितनी भी पुरानी inscriptions हैं जिनमें से कुछ हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं या दे आर अ पार्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और द एविडेंस फॉर हिस्ट्री, दे आर बीइंग डिजिटाइज्ड नाउ. ठीक है. So digital epigraphy museum will be created. Then with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. This is good from the culture point of view also. This is good from the general awareness point of view also. This can be a good statement from the budget. We've only taken up as many statements जो आप use कर पाओगे. ठीक है. Then increase in capital expenditure बढ़ गया है. Now it is 3.3% of GDP. Only this much you need to remember. And effective capital expenditure will be 13.7 lakh. तो अगर देखा जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके अच्छा कर देंगे. तो 4.5% ऑफ जीडीपी इज द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. यूपीएससी में दे कैन आस्क यू व्हाट इज दिस इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन यू just put it simply? What is the meaning of this phrase effective capital expenditure? So what is this effective capital expenditure? When do you call something as effective in terms of capital expenditure? Hello. See, simply capital expenditure is the money being spent by government here for the development machinery, चाहे वो building है, चाहे health facilities है, चाहे कुछ भी है. ठीक है. It also includes any kind of expenditure which is incurred on acquiring fixed assets such as land. ठीक है. So this is the capital expenditure. Effective कहें चाहे जैसे भी कहें, जो land वगैरह की जो prices हैं वो भी over a period of time increase होते हैं. जो इन्वेस्टमेंट बाय इन प्लांट एंड मशीनरी है जो आगे जाके प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स जनरेट करती है, वो भी एक गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी. तो ये कह रहे हैं कि सपोज हम 10 लाख करोड़ खर्च करेंगे, जिन चीजों पे खर्च करेंगे वो करीब 3.7 लाख करोड़ हमें और ज्यादा बेनिफिट देंगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इस वजह से द इफेक्टिव बिकम्स 13.7. दैट्स द कंसिडरेशन है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एसेट्स हैं. कैपिटल का मतलब ही क्या है? इट इज अ प्रोडक्टिव एसेट. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम this will definitely add in terms of investment, actual investment which has happened. Okay. Then support to state government for capital investment. So the government has decided to continue 50-year interest-free loans to state governments for 1 more year for infrastructure investments. इसके लिए 1.3 लाख करोड़ का आउटले है. रेलवे के लिए आउटले बढ़ाया गया. That's there. No big deal. एविएशन में हम थोड़े और एयरपोर्ट्स एरोड्रोम्स ऐड करेंगे. उड़ान स्कीम भी आएगी. Not a big deal. Come to this one. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. इससे पहले एक RIDF होता था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. इसको ज्यादा फंडिंग कहाँ से मिलती थी? जो बैंक्स अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं कर पाएंगे टारगेट के हिसाब से, उनको बाकी का पैसा यहाँ डालना पड़ेगा RIDF में. 40% of adjusted net bank credit is the target. Suppose they are not able to do this, then whatever is left, let's say they are able to 36%, whatever is left,
that will go to RIDF, Rural Infrastructure Development Fund. ठीक है, अभी ऐसे ही एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना रहे हैं थ्रू द यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल. अब ये पैसा RIDF के साथ साथ UIDF में भी जाएगा. बात समझ आई? Now UIDF will be managed by National Housing Bank. Again, a question of prelims. Then, and will be used by public agencies to create urban infrastructure in tier 2 and 3 cities. Rupees 10,000 crore on a yearly basis will be allocated for this purpose. तो एक तो पैसा इसमें सरकार डालेगी, दूसरा जो बैंक का शॉर्टफॉल होगा ANBC में से वो पैसा भी इसके अंदर जाएगा. ये मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे. So moment you incentivize infrastructure investment, it basically gives a good boost to growth and employment. तो ये सेम जो ऊपर पड़ा वही है फिगर में भी. Unleashing the potential. So reduced compliances and जन विश्वास बिल, तो गवर्नमेंट ने compliances कम की है, that's okay. Then जन विश्वास बिल गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, will amend 42 central acts basically to increase the ease of doing business. Centers for Excellence of AI. So now, make AI in India and make AI work for India. This is the vision. And to do this, 3 centers of excellence for AI will be set up in top educational institutions. Weekly current affairs जो मैं आगे जाके आपको दूंगा उसमें से इसका ध्यान रखना है कि कहाँ पे बनता है. Prelims में आपको इसका सीधा पूछा जा सकता है, where all we have established those centers. National Data Governance Policy. Now, to facilitate the innovation and research by startups, National Data Governance Policy will be brought up, and this will enable access to the anonymized data. Anonymized data का concern क्या होता है? इसको जो marketing के लिए या customer targeting के लिए आप use कर सकते हो if you are also an app or an e-commerce website like this. जैसे कि मैंने अपने गूगल में जाके सर्च किया एडिडास शूज, तो मुझे एडिडास शूज दिखने शुरू हो जाते हैं हर जगह. क्यों? क्योंकि वो एनोनिमाइज डेटा सबके साथ शेयर हुआ है बैकएंड पर. चाहे मैं मिंत्रा का ऐप खोलूंगा, चाहे मैं अमेजोन खोलूंगा, चाहे कुछ भी खोलूंगा, हर जगह मुझे वो नजर आएगा. डिजी लॉकर फॉर डेटा शेयरिंग. गवर्नमेंट ने जब डिजी लॉकर लॉन्च किया था तब भी डिजी लॉकर के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था. अब इसमें क्या कर रहे हैं देखिए. So an entity data locker will be set up for use by MSMEs. पहले तो आम इंसानों के लिए था, अभी ये कंपनीज के लिए भी है. MSMEs, large businesses, charitable trust, for sorting and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks and other businesses. पहले क्या होता था ना कि लेट्स से किसी MSME को किसी से लोन लेना है, किसी के साथ बिजनेस करना है, कुछ भी करता है, अब उसके सारे क्रेडेंशियल्स उसको दोबारा से सबमिट करने पड़ते हैं. इंश्योरेंस, कंप्लायंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी ये एंटिटी डिजिटल लॉकर बनने से उसके सारे जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, चाहे उसका सर्टिफिकेट है बिजनेस का, टैक्सेशन है, जो भी है, वो सारा एक जगह पे इंफॉर्मेशन होगी और वो डिजी लॉकर ही शेयर हो जाएगा उनके साथ एज इट इज. सो इट विल बी इजियर फॉर द कंपनीज टू डील विद. नाउ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट. सो देयर इज अ विवाद से विश्वास स्कीम. अब इसमें ये होता है कि टैक्स लिटिगेशन एसेंशियली और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ये 2-3 चीजें. सो लेस स्ट्रिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर MSME, easier and standardized settlement scheme. तो MSMEs के लिए एक तो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अगर सपोज वो फेल हो जाते हैं, नहीं पूरा कर पाते, तो उनको पनिशमेंट मानना नॉर्मली. दूसरा कंसर्न क्या है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल का, तो उसकी फास्टर सेटलमेंट हो, उनकी पेमेंट टाइमली मिल जाए. Then e-courts. So phase 3 of e-courts will be launched for effective administration of justice. E-courts program बहुत पुराना चल रहा है, e-governance का पार्ट है. मीन्स के लिए इसका ध्यान रखना है, अभी प्रीलिम्स में टेंशन नहीं. 5G technology. So 100 labs for developing application using 5G services will be set up in engineering institutions to realize a new range of opportunities, business models and so on. It's okay. It's not a big deal. इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल है. Now, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए इस साल. सो इसके तहत कोशिश क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लो कार्बन इंटेंसिटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स एंड सो ऑन. पहले हाइड्रोजन के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया,
अब जाके हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आप देखो तो फेम स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो पुश मिल रहा है, लेकिन फ्यूल सेल व्हीकल्स ये भी एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज द वन दैट वी आर यूटिलाइजिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क अपॉन। इससे जो क्वेश्चन एक्टिवेट होगा ना प्रीलिम्स में, वो फ्यूल सेल व्हीकल वाला होगा। बहुत देर से इस पे क्वेश्चन पेंडिंग। गोबर स्कीम, 500 new waste to wealth plants under Govardhan scheme will be established to promote circular economy. गोवर्धन स्कीम पहले से चल रहा है, अब बेसिकली ये उसी को बायोगैस जनरेट करने के लिए थोड़ा और बेटर चलाएंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। So Central will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming, setting up 10,000 bio-input resource centers, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. तो ये एग्रीकल्चर में मेंस में यूजफुल होगा, प्रीलिम्स में इसका कुछ खास यूजफुल नहीं। ठीक है, अदर incentives for green energy, just remember this for means, not for prelims. ठीक है, youth power, so for that यूथ की रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशन, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, न्यू एज कोर्सेस लाइक एआई, रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एक्सेट्रा। So that is under प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0. Then Skill India digital platform for you to be able to digitally enhance your skills. Then National Apprentice Promotion Scheme, दीनदयाल उपाध्याय अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना पुरानी चल रही, उसी का एडअप है। So to provide stipend support to 47 lakh youth in 3 years. Boosting tourism, setting up of unity malls in state capitals for one district, one product, GI and handicraft product. ये prelims के लिए अच्छा है। Then फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में अब ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री का ध्यान रखना है। There was something called YM दियोस्थली कमिटी रिपोर्ट, दियोस्थली कमिटी 2018 के अंदर इन्होंने इस चीज का रिकमेंडेशन दिया था कि हमें पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनानी चाहिए, विच विल बी अ लीगल डॉक्यूमेंट, जिसके बेसिस पे आप ये चेक कर पाओ कि एक बंदे की क्रेडिट कितने सोर्सेस से अलग अलग से उन्होंने ले रखा है। सारी सोर्सेस की इंफॉर्मेशन एक जगह पे हो, और ये इंफॉर्मेशन लेंडर्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, बैंक्स के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। सो नाउ इन दिस बजट वी हैव सेड कि हम ये बनाएंगे। सो नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री विल बी सेट अप to serve as a central repository of financial and ancillary information. कैपिटल मार्केट से कितना पैसा उठाया, मनी मार्केट से, बैंक से लोन कितना लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। This will facilitate the flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will be designed in consultation with the RBI, which will govern this credit public infrastructure. तो इसको थ्रू लॉ लेके आएंगे, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, ऐसा वाईएम दियोस्थली कमेटी ने 2018 में रेकमेंड भी किया था। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर और लेस सेम ही है, इनकी लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं। इससे प्रीलिम्स का कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेंस में यूजफुल है, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, ऐसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट? सो फिस्कल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट आगे जाके फिस्कल डेफिसिट वगैरह में क्या कर रही है। फर्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट all states must utilize their 50-year loans for capital expenses by the end of 2023-24. Most of these will be at the discretion of states, but part will be conditional on states designated for specific purposes. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से स्टेट्स को बांध दिया गया कि तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये तो करोगे ही करोगे। तो वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें state governments must spend in terms of capital expenditure? That is replacing outdated government vehicles, improving urban planning, making urban local bodies eligible for obtaining municipal bonds. इस ये करने का तरीका क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स इन बॉन्ड्स की गारंटी देती है, उस गारंटी के बेस पे म्युनिसिपैलिटीज अपने बॉन्ड्स मार्केट में बेच सकते हैं,
जो पैसा उनसे आएगा उससे म्यूनिसिपैलिटीज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो उससे फिर कमाई होगी उससे इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। देन बिल्डिंग हाउसिंग फॉर पुलिस ऑफिसर्स, construction of Unity Mall, creating libraries and digital infrastructure for children, and also contributing to capital expenses for central schemes. So that is something that is being addressed. ये वाले सेक्टर्स याद रखने कहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको भांज दिया एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको करना है। तो इसके अलावा याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे आई फिस्कल डेफिसिट दिस ईयर 2022-23 के लिए जो पिछले साल हुआ, that is 6.4% of GDP. Next year it is targeted to be 5.9% of GDP. This is something that you can remember. Okay. Trends in deficit, तो हमारी एक एनके सिंह कमेटी थी 2016 के अंदर, इसको बनाया गया था to give recommendations on the FRBM Act targets. ठीक है, जब इन्होंने टारगेट दिए तो 2017 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि इसके क्या रिकमेंडेशंस हैं। उसमें इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, पहली बात, दैट शुड बी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट्स 40% एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स 20%। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट्स दिए गए थे जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम करने थे। बाय द ईयर 2022 this fiscal deficit should contract to somewhere near 3% and revenue deficit to 0.8%. ऐसे कुछ टारगेट्स दिए गए। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे ये टारगेट्स अचीव नहीं हुए क्योंकि 2019 में कोविड आया। अब इन्होंने इसकी ट्रेंड प्रोजेक्शन दी है। कमिटी की रिकमेंडेशंस के बारे में हम अभी कोई बात नहीं करते, ठीक है। तो दिस हैज लैप्स्ड नाउ। आपने कुछ चीजें याद रखनी है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। ये बेसिक्स में है, आपके बजट की जब क्लासेस हुई थी तो फिस्कल सिस्टम में आप ये सब चीजें पढ़ते हो। इनकी डेफिनेशंस दोबारा से वर्कआउट करके जानी। तो रही बात टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, ये कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स में इसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टैक्सेशन रिफॉर्म्स की। सिर्फ ये याद रखना कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम से डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट ये है कि उसमें डिडक्शंस नहीं, without claiming deductions, now you can pay a lower tax. That's the concern area है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो बाकी चीजें उनमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, एक चीज पे आइए आप, अग्निवीर फंड। So this has been given exempt status. That means the payment received by Agniveers enrolled in Agnipath scheme will be exempt from taxes. बस स्टेटस का इतना ही मतलब, किसी भी तरह के टैक्सेस, सरचार्ज या सेस नहीं लगेंगे। That is exempt from taxes, exempt from cess, exempt from any kind of surcharge at central, state or local level. Center, state or local level, ठीक है। So deduction of total income will be allowed from contribution to the Agniveer Seva Nidhi account by the Agniveer or the central government. तो उसको अपनी इनकम पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। That's it. Then there will be a common IT form. अलग अलग तरह के इनकम टैक्स फॉर्म जो इंडिया में चलते आ रहे हैं उनकी जगह पे एक ही आ जाएगा। करंट एंड प्रपोज टैक्स स्लैब्स में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कभी नहीं पूछता, ठीक है। सिर्फ ये याद होना चाहिए कि एग्जेम्पशन कहाँ तक है। तो पर्सनल इनकम पे 3 लाख तक की एग्जेम्पशन स्लैब एक्सटेंडेड है, ठीक है, 0 टैक्स। और अदरवाइज 7 लाख तक की है हमारा जो टैक्स एग्जेम्पशन इंडिया में, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज किस पे बढ़ गई, किस पे कम हो गई, not something to be concerned about in UPSC prelims. State civil services में परेशान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो increased duties are for gold and platinum and import duties on silver, door, bars and articles ये बढ़ा। बाकी काफी चीजों को exception भी दिया गया है। So leave that, not required. Come to this. The Customs Act 1962 is going to be revised to a set of 9-month deadline for settlement commission to make a final decision after an application has been filed. तो कस्टम्स एक्ट के अंदर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन किया जाएगा। कस्टम्स टैरिफ एक्ट
will be revised to make purpose and scope of anti-dumping duty and countervailing duty and safeguard measures clearer. ये ऑलरेडी हमारे इंपोर्ट्स पे ड्यूटी लगती हैं, तो इनको और ज्यादा क्लैरिटी में लाना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये अच्छा रहेगा हमारे लिए. Then changes will be made to the central GST Act. First is the minimum amount of tax for starting prosecution under GST will be raised from rupees 1 crore to 2 crore. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट जिसके अंदर जीएसटी में कोई ना कोई केस गवर्नमेंट शुरू करेगा आपके खिलाफ, तो 2 करोड़ से कम के केसेस में नहीं लेगा. कंपाउंडिंग अमाउंट फॉर टैक्स विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम from 50% to 25% to 100% of the tax amount. Certain offences will be decriminalized. The filing of returns will be limited to a maximum of 3. अभी भी नंबर ऑफ रिटर्न ज्यादा है, सिर्फ 3 years में आपको करना पड़ेगा. Unregistered suppliers and composition taxpayers will be allowed to make intra-state supply of goods through e-commerce operators. Basically, unregistered suppliers में there is something called as reverse charge. So let's say I am registered on the GSTN platform, but let's say this is entity number 1 who is registered on GSTN platform. ये किसी से source कर रहा है entity number 2 which is not registered on GSTN platform. Then in that case आमतौर पे GST में GST किसके ऊपर लागू होता है? सप्लायर के ऊपर होता है. अगर वो सप्लायर GST पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो जिसको वो सप्लाई कर रहा है देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू नाउ गेट दैट GST डन. दिस बिकम्स रिवर्स चार्ज. इसकी बजाय सप्लायर की बजाय कंज्यूमर हो गया ना ये बंदा E1, उसके ऊपर चार्जेबिलिटी ऑफ GST आ जाए. दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज. ठीक है, तो इसके चलते ये बड़ा डिफिकल्ट मैकेनिज्म हो जाता था रिवर्स चार्ज अपने आप में, प्रैक्टिकली चलता भी नहीं था. तो अब गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर रही है. उन्होंने अलाउ किया कि भाई तुम अगर रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू तुम अपना सामान इंटरस्टेट भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरा, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स, इनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम है जिनको फ्लैट रेट पे GST पे करना होता है, हमने पढ़ा है. तो ये भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अब काम कर पाएंगे. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रीलिम्स. नहीं तो इंटरस्टेट के लिए आपको पहले IGST की रिक्वायरमेंट होती थी और वो तभी आएगा अगर आप GST रजिस्टर्ड हो. अब छोटे बिजनेसमैन जो GST के अंदर नहीं है या कॉम्पोजिशन के अंदर है, वो ये काम कर पाएंगे. Interstate supply of goods will be possible for them. That's it. So this finishes our discussion on government budget as well as the economic survey. इसके अलावा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. UPSC प्रीलिम्स के अंदर इससे ज्यादा नहीं पूछना है. ठीक है, जो बेसिक्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना, UPSC उसमें क्वेश्चन पूछेगा. थैंक यू सो मच. ओके, अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो वो डेफिनेटली पूछना. ओके.